नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल के एक नए वीडियो में। और आज से हम लोग चर्चा करेंगे कि जो पिछले साल ग्रुप डी की जो परीक्षा हुई थी 2018 में, उसमें जो साइंस के क्वेश्चंस आए थे उन पे चर्चा करेंगे। मैंने साइंस के क्वेश्चन का निचोड़ निकाल लिया है। अब हम लोग बस उस पर प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ग्रुप डी बहुत नज़दीक है। अप्रैल में मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम होने हैं। तो अभी एनटीपीसी चल रही है, ये एनटीपीसी के लिए भी काम आ सकता है अगर आप देखेंगे तो हम लोग साइंस का बात करेंगे, शिफ्ट वाइज चलेंगे। ठीक है, ये पहले दिन का पेपर में जो साइंस आया, फिर दूसरे दिन के पेपर में साइंस आया, तो मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा डे बाय डे। आप बने रहें। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। मतलब कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, टी इजिकल्स टू 1+v, टी इजिकल्स टू वी, टी इजिकल्स टू 1/v और टी इजिकल्स टू 1/v। तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ से टी स्टैंड फॉर व्हाट, टी स्टैंड फॉर क्या, टाइम पीरियड। ठीक है, टी स्टैंड फॉर टाइम पीरियड। ठीक है, लेकिन देखिए एफ तो नहीं है, फ्रीक्वेंसी को क्या डिनोट करते हैं, एफ से फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा अगर ध्यान से तो एफ की जगह वी लिखा है। ठीक है, एफ की जगह वी लिखा है। क्या लिखा है, एफ की जगह वी लिखा है। तो हम लोग को मालूम होगा कि मेरा जो फ्रीक्वेंसी है और मेरा टाइम पीरियड का रिलेशन है क्या है, टी इजिकल्स टू क्या होता है, टाइम पीरियड इजिकल्स टू होता है 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे एफ के क्या है, एफ इजिकल्स टू क्या है, वी है। तो हमको यहाँ लिखना है टी इजिकल्स टू 1/v। तो ऑप्शन क्या होगा, सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे कि एट विच प्लेस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज जीरो। ये पूछ रहा है कि जी जो है, जी कहाँ पे जीरो होगा, जी कहाँ पे जीरो होगा। तो आपको बता दें कि इक्वेटर और पोल्स पे मैक्सिमम होता है जी का वैल्यू। ठीक है, अगर आप इक्वेटर पे जाएंगे या पोल पे तो वहाँ पे जी का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम। सी लेवल पे कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, सी लेवल पे कोई चेंज नहीं आता। और अगर सेंटर ऑफ अर्थ पे रहेंगे, सेंटर ऑफ द अर्थ पे रहेंगे, तो जी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इन CO2 कार्बन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 3:8। ठीक है, तो इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, इसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ। कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि जो ज़रूरत है मास का किसी वैल्यू को कंबाइन करने के लिए वो एक साथ है। इसका हम लोग जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस आप याद रखिए कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मैं डिटेल कुछ नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, द सेल ऑफ द डैश टिश्यू आर यूज टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो आपको मालूम होगा कि मेरिस्मेटिक जो देखिए यहाँ पे कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये किससे बनता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू से। किससे बनता है, मेरिस्मेटिक, जो ऑप्शन सी है मेरा, मेरिस्मेटिक टिश्यू से बनता है। और मेरिस्मेटिक टिश्यू ही डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू का निर्माण करते हैं अपने आप को डिवाइड करके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, एक सेकंड। तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि क्या बोला है, सेल ऑफ द कॉलेनकाइमा टिश्यू आर थिक एंड एट द कॉर्नर विथ। मतलब कि कॉलेनकाइमा टिश्यू का जो सेल है कॉर्नर पे जो थिक होता है वो किसके रीजन से होता है, क्या उसमें होता है ऐसा कॉम्पोजिशन जिसकी वजह से होता है वो थिक होता है। तो किसकी वजह से होता है, सेल्यूलोज एंड पैक्टीन की वजह से। किसके वजह से होता है, सेल्यूलोज एंड पैक्टीन की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन देन द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है, इजिकल्स टू क्या होता है, मास नंबर। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा, अगर हमको मास नंबर निकालना है किसी एलिमेंट का तो उसका प्रोटॉन का नंबर और जो न्यूट्रॉन का नंबर है उसको ऐड कर देंगे। तो मेरा देखिए 11 प्रोटॉन है और 12 क्या है, न्यूट्रॉन है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 23। तो आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गिव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इनमें से कौन सा वैज्ञानिक ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, मोसले। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, मोसले, MJ मोसले भी बोलते हैं इनको। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आगे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एयर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ मैटर, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एयर, मतलब इनमें से कौन सा मेटल है जो हवा के साथ, वायु के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो उसका आंसर होगा गोल्ड और प्लेटिनम। और इससे भी आप याद रख सकते हैं गोल्ड प्लेटिनम जो है बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, एयर के साथ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए ये क्या है, बोल रहा है कि इस डैश स्प्रेड थ्रू स्टेम, मतलब स्टेम से कौन आगे बढ़ता है। मतलब इसका क्वेश्चन का मीनिंग है कि स्टेम के बाद कौन, मतलब स्टेम से कौन आगे बढ़ता है, स्प्रेड फैलता है, मतलब स्टेम से कौन फैलता है। तो ब्रायोफाइट नहीं फैलता, फिर आपको ब्रायोफाइलम भी नहीं, टेमरन भी नहीं, ठीक है। तो क्या फैलता है, रोज़ फैलता है। रोज़ को आप देखेंगे कि ऐसा कली होता है स्टेम से, उसके बाद ये फूल बन जाता है, ठीक है। तो ये किससे फैलता है, आपका स्टेम से फैलता है, स्टेम से ही निकल के ये रोज़ बन जाता है, ठीक है। स्टेम से ही बनता है क्या, रोज़ बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैग्नीज, ठीक है। तो एक बात याद रखिए कि देखिए ये फर्स्ट वाला क्या है, ट्रू है। उसके बाद सेकंड वाला भी आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, ये डज नॉट ऑक्साइड, ये भी सही है। लेकिन हमको चूज़ कौन सा करना जो ट्रू नहीं है। तो ट्रू कौन नहीं है, एक बात याद रखिए कि जो मैग्नीज है वो ग्रुप डी का एलिमेंट है, ब्लॉक डी का एलिमेंट है, ब्लॉक डी का एलिमेंट है, ठीक है। ब्लॉक डी का एलिमेंट का जो होता है क्या होता है, बहुत मेटालिक बॉन्ड जो होता है, मेटालिक बॉन्ड बहुत हाई होता है, बहुत हाई मेटालिक बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से उन पर क्या करता है, रेसिस्टेंस, इनका मेटालिक बॉन्ड बहुत हाई होता है। ब्लॉक डी एलिमेंट का मेटालिक बॉन्ड हाई होता है, हाई मेटालिक बॉन्ड होता है उनके साथ। तो इसके वजह से वो क्या होता है, उन पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। उन पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उन पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये क्या है, ए हाई टेम्परेचर इफेक्ट्स इट्स रेसिस्टेंस, ये गलत है इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हाई टेम्परेचर इफेक्ट इट्स रेसिस्टेंस। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि इनका मेटालिक बॉन्ड इतना हाई होता है सारे ग्रुप डी एलिमेंट का कि उस पर मतलब टेम्परेचर राइज करने से उनके रेसिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है कि व्हाट इज सिमिलैरिटी बिटवीन हीलियम एंड आर्गन, मतलब हीलियम और आर्गन में क्या समानताएं हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप क्या है, बोथ एलिमेंट्स आर लिक्विड मेटल, ठीक है। बोथ आर यूज इन बलून, बोथ हैव हाई डिफ्यूजन रेट, ये सब क्या है, रॉन्ग है। आप देखेंगे हीलियम और आर्गन ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, बताइए एक बार आप, ये दोनों क्या है, आप खुद से बताइए, ये दोनों क्या है, हीलियम और आर्गन जो है ये दोनों क्या है, क्या है बताइए, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपका क्या है, नोबल गैसेस है, ये दोनों क्या है, नोबल गैस है। और आपको मालूम होगा कि नोबल गैस डज नॉट कंबाइन विथ एनी एलिमेंट, ओके। ये क्या है, किसी से कंबाइन नहीं करते हैं, ठीक है, रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनका वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है, इनका वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है, इनका वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। इनका वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है, और इसीलिए इसका क्या होगा, डज नॉट रिएक्ट विथ एनी एलिमेंट, और इसीलिए इसको बोलते हैं वैलेंस सेल ऑफ बोथ कम्प्लीटली फिल्ड। मतलब ये दोनों का जो जितना भी आपका नोबल गैस है सबका वैलेंस सेल क्या होता है, कम्प्लीटली फिल होता है। और जिसका वैलेंस सेल फिल है वो स्टेबल है, ठीक है। हर कोई स्टैब्लिश होने का खोजता है, हर कोई स्टेबल रहने का लिए खोजता है। तो ये स्टेबल है पहले से, इसलिए ये इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा आपका, वैलेंस सेल ऑफ बोथ इज कम्प्लीटली फिल्ड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ओके। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि गोल्ड इज मिक्स विथ कॉपर टू मेक गोल्ड, मतलब ये पूछ रहा है कि गोल्ड को कॉपर के साथ क्यों मिक्स करते हैं। मतलब गोल्ड को मतलब हिंदी में अगर बोले तो सोने को तांबा के साथ क्यों मिक्स करते हैं। तो एक बात याद रखिए, क्योंकि गोल्ड जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, गोल्ड क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, तो इसको हार्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉपर के साथ इसको मिक्स करते हैं। किस लिए करते हैं मिक्स, इसको कॉपर बनाने के लिए, इसको कॉपर बनाने के लिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जिम्नोस्पर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जिम्नोस्पर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाइन। आपको जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बारे में मालूम होगा, ठीक है। नहीं मालूम होगा तो आप जाके साइंस पढ़े पहले। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि क्या है, थ्री रेसिस्टर्स है, ठीक है। और वो क्या है, 9 ओम, 4 ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब पैरेलल मतलब कैसे कनेक्टेड है, तीनों
ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। और पूछा है कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, आपको मालूम होगा 1/r इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1/9 + 1/4 + 1/12। जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.2। जब इसको आप ऐड करेंगे फाइनली वैल्यू एलसीएम लेके, तो आपका आंसर आएगा 2.2, और ये इनका यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। हो सकता है सीरीज में बोलता, जब सीरीज में बोलता है तो क्या करते हैं, डायरेक्टली जोड़ देते हैं 9 + 4 + 12, ठीक है। तो जो वैल्यू आता वो इसका आंसर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इज इक्वल्स टू व्हाट, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू व्हाट। तो एक बार याद रखिए, ये जो mr2 ये स्क्वायर में है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि इसका आंसर क्या होता है, gm/r², ठीक है। इसका आंसर होता है क्या, जी इज इक्वल्स टू होता है gm/r², ठीक है, gm/r²। ये मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये आपका जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। M फॉर मास ऑफ द अर्थ, R फॉर रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड G फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज, द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज। तो याद रखिए यहाँ पे क्या, इसको ऐसे पढ़े NaCO2 Na3CO2 Na2CO3 NaCO3, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता है Na2CO3, इसको ऐसे लिखा हुआ है, ये सफिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, Na2CO3, सबका ऐसे ही लिखा हुआ है, आपको ऐसे समझना है, ठीक है। फिर क्या है क्वेश्चन, नेम द फिजिकल क्वांटिटी, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू वेलोसिटी। हमको बताना है कि इज इक्वल्स टू व्हाट, इफ फोर्स इनटू वेलोसिटी, मतलब फोर्स इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा। तो आपको एक बात बताऊं कि पावर बराबर हो जाता है मेरा, पावर अगर लिखना है तो वर्क डन इनटू हो जाता है मेरा, वर्क डन इनटू क्या हो जाता है, वर्क डन इनटू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या हो जाएगा, वर्क डन इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सॉरी एक्चुअली, हाँ ओके, इट इज, एक मिनट, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं किसका, पावर बराबर हो जाता है आपका वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। तो हम लोग वर्क डन को कैसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग को वर्क डन को लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और नीचे क्या है, टाइम है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को क्या लिखते हैं हम लोग, वेलोसिटी। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, पावर। क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को ही बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी, और फोर्स तो पहले से था, तो इसका आंसर क्या हो गया, पावर। तो होप करता हूँ वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, और आपको अगर वीडियो से मेरी कोई मदद मिली हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।